तो इस लेक्चर में हम फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग और फिजियोलॉजी ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम के बारे में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। ऑडिटरी वाले पाथवे के बारे में बातचीत करूँगा। तो ये बात है, हियरिंग कह सकते हैं। हियरिंग के बारे में बातचीत करें तो वो सिस्टम कैसे काम करता है, तो वो चीज़ ध्यान रखें। तो सबसे पहले चीज़ आती है कि एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर करते क्या क्या है। तो एक्सटर्नल ईयर का जो काम रहता है वो एक तरीके से हमारा जो साउंड की फ्रिक्वेंसी होती है उसको एक तरीके साउंड जो आती है उसके जो फ्रिक्वेंसी में एम्पलीट्यूड को कम करके और उसकी जो फ्रिक्वेंसी को बढ़ा के उसकी पावर को बढ़ाया जाता है, जिसके कारण क्या कि फ्लूइड का एक तरीके से आदान प्रदान तेजी से हो सकती है। मैं प्रॉपर बात कर रहा हूँ साउंड ट्रांसमिट कैसे हो सकती है। काफ़ी हद तक बात हम पहले भी कर चुके हैं इसके बारे में। ये हमारी आती है स्टेपिश। स्टेपिश से किससे जुड़ी रहती है? हमारी ओवल विंडो से। ओवल विंडो किससे जुड़ी रहती है? स्केला वेस्टिबुली से। ये नीचे की साइड क्या होती है? हमारी राउंड विंडो होती है। ये तो ये क्या है कि हमारे जो इम्पल्स आती है वो इधर से आती है, इधर से ट्रांसमिट होती है। अब क्या जो हमारी हेयर सेल है वो क्या प्रेजेंट यहाँ होती है, हेयर सेल हमारी, और के जो फाइबर होते हैं वो यहाँ होते हैं। ये तो छोटे से लेवल तक समझ स्टार्ट करेंगे। तो उसमें क्या होता है, जैसे ये फाइबर गुजरते हैं तो ये क्या है, हेयर इधर की साइड से कॉन्ट्रैक्ट तो इधर की साइड करेंगे। तो जो फ्लूइड की मूवमेंट होती है, जैसे इससे क्या फ्रिक्वेंसी होती है, जिसके कारण क्या होता है हमारा जो यहाँ पे क्या आ रही थी, मैकेनिकल एनर्जी आ रही थी एक तरीके से। मैकेनिकल एनर्जी आ रही स्टेप इस तक, वो किस में आ गई? फ्लूइड में आ गई। इतनी मैकेनिकल एनर्जी चल रही है, और मैकेनिकल एनर्जी का जो फ्लूइड है वो इतनी गति कर रहा है, जिसमें क्या है कि ऊपर वाला फ्लूइड में इधर की साइड गति चल रही है, और नीचे वाले फ्लूइड जो होता है हमारा स्केला वेस्टिबुली में तो ऊपर की साइड में इधर की साइड चल रहा है, और स्केला टिम्पेनाई में इधर की साइड चल रहा है। जिसके कारण क्या कि तरीके से हेयर सेल में खिंचाव आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसा वो ऊपर से जो हेयर सेल है उसकी बाउंड नीचे वाली बाउंड्री तो इधर से है, वो इधर वाली इधर से, ये इधर मूव कर रही है, इधर मूव कर रहा है। फ्लूइड याद रखना, ये स्केला वेस्टिबुली वगैरह मूव नहीं कर रहे। फ्लूइड की मूवमेंट होती है, मैकेनिकल एनर्जी आती है किससे? स्टेपिस से। जिससे क्या होती है, हमारे फ्लूइड की मूवमेंट होती है। ये याद करना सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फ्लूइड की मूवमेंट होना जरूरी है। यदि फ्लूइड की मूवमेंट नहीं होगी, मान के चले दोनों तरफ से मैंने फ्रिक्वेंसी इधर डाली, इधर से भी इधर से ही डाल दी, तो मान के चले तब हमारा साउंड वाला सिस्टम काम नहीं करेगा। फ्लूइड का मूवमेंट होना जरूरी है, जिसमें एक तरीके से फ्लूइड का मूवमेंट कब होता है, एक तरीके से दबाव आता है और एक तरीके से दबाव कम रहता है। क्योंकि दबाव आ रहा है तो इधर से ही आ रहा है दबाव, यदि मान के चले इधर से भी दबाव आ जाए तो उसको उस बात मतलब नहीं है। या फिर मान के चलिए ये टायर पैक है, मान के चलिए टायर पैक तो है नहीं, यहाँ पे कौन सी विंडो प्रेजेंट है हमारी, एक तरीके से ओवल विंडो प्रेजेंट है। तो ओवल विंडो प्रेजेंट होने से एक तरीके से ये मतलब ओवल विंडो का मतलब राउंड विंडो प्रेजेंट है, और राउंड विंडो प्रेजेंट होने से कोई टायर पैक तो है नहीं है, तो फ्लूइड का मूवमेंट कर सकता है, जिसके कारण क्या फ्लूइड मूवमेंट होती है, जिसके कारण क्या कि हमारा क्या पता करती है एक तरीके से इम्पल्स क्रिएट होती है। जो फ्लूइड मूवमेंट का कारण क्या होता है, जो हेयर सेल है किसमें, ऑर्गेनोकॉर्टी में, उनकी मूवमेंट होती है। तो हेयर सेल जो है ऑर्गेनोकॉर्टी में, उनकी मूवमेंट होने से क्या होता है, तो हेयर सेल ऑर्गेनोकॉर्टी में मूवमेंट होने से इम्पल्स का निर्माण होता है। तो इम्पल्स से ट्रांसमिशन की जाती है, जिससे कारण क्या होता है, हेयर सेल की मूवमेंट होने से क्या होता है, हमारा क्या होता है, ये जो नर्वस सिस्टम जो होता है एक तरीके से जागता है, या फिर ग्लूटामेट होते हैं एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रेट करते हैं एक तरीके से। ये न्यूरो ट्रांसमीटर ज़्यादा सही शब्द से जाएगा, एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं हमारे एक तरीके से वो निकलते हैं। एक्साइटेटेड न्यूरो ट्रांसमीटर निकलने से क्या होगा, जो हमारा है कि वो एट्थ क्रेनियल नर्व को स्टिमुलेट करता है हमारा, किसको, ऑडिटरी पाथवे में। ये कौन सा हमारा, इसी के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर निकलते हैं, कौन सा, ग्लूटामेट न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, जो क्या करता है, एक्साइट करता है हमारा एट्थ क्रेनियल नर्व को। एट्थ क्रेनियल नर्व एक्साइटेड होगी, जिससे क्या तरीके से पाथवे हो जाएगा। तो इस तरीके मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्जन कर रहा था, इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
इसको क्या कहते हैं मतलब ट्रांसडक्शन, जो कि तेरे मेन मैकेनिज्म है एक तरीके से हमारी, जो इतनी इम्पल्स ट्रांसमिशन तो ये होता है, इसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। एक तो ये चीज़ समझने की है। ऊपर से अब ये चीज़ भी हो सकती है कि अब हमारे इसके बीच मेलियस इनकस वगैरह ये बनाए, टिम्पेनी मेम्ब्रेन नहीं, इस जगह खाली बस ये ओवल विंडो राइड विंडो ही धर देते, ये क्यों धरा, ये भी चीज़ तो सोच सकते हो। इसका भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस, फिजियोलॉजी में ये चीज़ ध्यान रखना, कुछ ना कुछ चीज़ें वो होती है, वो ऐसे नहीं होती। अनाटमी में भी होती हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें एम्ब्रियोलॉजी रिलेटेड होती है, तो उसमें हम कहाँ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या फिर मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले होता था अब नहीं होता, इसी कारण उन चीज़ों को हम एक्सप्लेन करना उतना आसान होता नहीं है। लेकिन फिजियोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप हर चीज़ को एक तरीके से वाय लगा के एक्सप्लेन कर सकते हैं। और खासकर जैसे मान के चलिए, जब मेरी ईएनटी की मैडम हुआ करती थी, मतलब अभी भी है, क्या ऐसी बात नहीं, हुआ नहीं करती थी, जो ईएनटी मैडम ने जो हमें पढ़ाया था, तो ये ईएनटी पढ़ते समय आप हर चीज़ में आप वाय लगा के देखिए, आपको चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जल्दी सही कॉन्सेप्ट सही क्लियर होगा। और मैं तो हर चीज़ में कहता हूँ, हर चीज़ में वाय लगा के देखिए, बस अनलेस खाली बस रटना है योजना वगैरह क्या है कह रही है, तो वो एक अलग बात है। वरना बस हर चीज़ में वाय लगा के देखेंगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें आसान रहेंगी आपके लिए। ये सीख है एक तरीके से कुछ हद तक ये। इससे क्या कहते हैं, मैकेनिकल से एनर्जी से हमारा क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तन हो जाता है, किसका, हमारे एक तरीके से इसका। ये ऑडिटरी पाथवे के बारे में बातचीत करूँगा। तो ये क्या होता है हमारा, दूसरी बात करते हैं इम्पीडेंस मैचिंग की। क्वेश्चन आता है इसका फर्स्ट ईयर, यदि आप लेक्चर देख रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के हिसाब से देख रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट है, इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग क्या होता है, इम्पीडेंस मैचिंग जो होता है वो होता है कि हमको जो एक तरीके से इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी को बढ़ा के, इस तरीके से, जब मैं शुरुआत में बातचीत करी थी, मैंने रफ में बातचीत कर ली थी कि इस तरीके से एक्सटर्नल एरिया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो क्या काम होता है, हमारी जो इस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी है उसको बढ़ाने का काम होता है। तो क्या करता है हमारा, एक तरीके से जो इम्पल्स आ रही होती है, साउंड इम्पल्स, वो क्या कहते हैं, उसका हाई एम्पलीट्यूड होता है, और उसको वो हाई एम्पलीट्यूड होता है, उसके अलावा क्या होता है उसमें लो प्रेशर होता है। इसको कन्वर्ट कितना करना होता है, लो एम्पलीट्यूड कोमा हाई प्रेशर में, ये काम होता है इस तरीके से करने का, किसका, हमारे एक तरीके से इम्पीडेंस मैचिंग में। अब ये कौन से कैसे काम करेगा, ये बात है। तो इम्पीडेंस मैचिंग सबसे पहले क्या होता है हमारा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें भाग लेती है, और भाग लेती है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इम्पल्स से स्टार्ट हो रही है, इम्पैनिक मेम्ब्रेन से कहाँ आ रही है तरीके से, स्टेपीज पे। ये चीज़ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो एरिया है इस तरीके से काफ़ी बड़ा है, ये चीज़ भी सोचा करो। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो एरिया है वो इस तरीके काफ़ी बड़ा है, जिसके कारण क्या होता है हमारा, तो यहाँ पे आते ही इम्पल्स स्टार्ट हो गया, इस तरीके से फ्रिक्वेंसी स्टार्ट हो गई, इस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी वाली, और स्टेपीज हो गई। इसमें क्या, स्टेपीज का फुट प्रोसेस है ना, फुट प्रोसेस। इसमें जो एरिया रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, एरिया रेशो। एरिया रेशो क्या होता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एरिया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एरिया बटे स्टेपेज का फुट प्रोसेस का एरिया, ये होता है रेशो। स्टेपेज के फुट प्रोसेस, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एरिया कितना होता है, 45 के आसपास होता है, और स्टेपेज के फुट प्रोसेस का जो एरिया होता है लगभग 3.2 के आसपास होता है, 40 से। तो रफली हम 14 के आसपास कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि 3.15 होता है, 14 के आसपास कंसिडर कर लेते हैं। तो ये क्या है तरीके से इसमें डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि अब ये मान लीजिए चलो लास्ट जगह पे आपने जोर लगाया और वो लास्ट में पूरी एनर्जी कंसंट्रेट हो गई, बस छोटे से इस तरीके से हिस्से पे जा रही है, तो उसकी जो ताकत होगी वो एकदम अलग होगी। ये चीज़ है ना, क्योंकि वो 14 गुना ज़्यादा ताकतवर होगा। हालांकि उसका एम्पलीट्यूड उतना नहीं होगा, क्योंकि सिंपल स्टेपिंग का फुटफोर्स का एरिया का मतलब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा नहीं। लेकिन क्या है कि हमको आगे चल के हमें एम्पलीट्यूड से मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है इस तरीके से उसकी जो प्रेशर है इस तरीके से उससे मतलब होता है। ये चीज़, ये तो ये फैक्टर होता है। उसके अलावा क्या क्या हमने देखा, मेलियस जो होता है, ये तो हमने स्टेप भी जो उसके वो कंसीडर किया है। उसके अलावा जो मेलियस होता है वो 1.3 गुना बड़ी होती है, किससे, हमारे इनकस से।
यानी कि तेरे टिम्बेनिक मेमोरी से मानिए सीधे स्टेपिश पे पहुंच जाता मामला, उससे अंतर आ जाता तो बात थी। लेकिन टिम्बेनिक मेमोरी से पहले इतने मेलियस पे जाता है, फिर उससे इनकस पे जाता है, फिर स्टेपिश पे जाता है। तो इसलिए मेलियस और इनकस वाला अंतर भी ऐड हो जाएगा ये। तो इसलिए इसमें फिर ऐड हो जाता है 1.3 वाला। 1.3 में लास्ट में हमारा आता है तरीके से 18:1। 18:1 क्या होता है? एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक तरीके से किसका, एक तरीके से जो हमारा लो प्रेशर हाई, ये तेरे लो प्रेशर से हाई प्रेशर में एक तरीके से देखते हैं। तो इसको एक तरीके से इम्पीडेंस मैचिंग कह देते हैं, मतलब ये मैं बताने का उद्देश्य ये। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है। तीसरी चीज बात करते हैं वो आते हैं हमारे फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस होता है हमारा एक तरीके से जो साउंड ट्रेवल करती है, कैसे साउंड ट्रेवल करती है हमारा एक तरीके से, जो हमारा कौन सा एरिया हुआ, स्केला वेस्टिबुल, स्केला वेस्टिबुल, स्केला टिम्पेना, या फिर एक तरीके से क्या कहते हैं, एक तरीके से ओवल विंडो से राउंड विंडो को, जिसके कारण क्या होता है फेज डिफरेंस होता है, टाइम डिफरेंस बिटवीन ओवल विंडो से राउंड विंडो में जिस तरीके से साउंड की हिटिंग में जो डिफरेंस आता है उसे क्या कहते हैं, इस तरीके से फेज डिफरेंस कह देते हैं। जो इस तरीके से ओवल विंडो में पहले टकराएगी, साउंड को टकराएगी पहले, वो इसलिए टकराएगी कि वो ऑसिकल्स वगैरह से जुड़ी हुई है, और कोई सिस्टम है नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, खाली ऑसिकल्स वाला सिस्टम का काम करता है हमारा इस तरह से इम्पल्स का ट्रांसमिशन है मिडल ईयर में। मान के चले अब ये बात कही चले मान रहे कि मिडल ईयर होता है नहीं, मैं तो इसी बात करी इम्पीडेंस मैचिंग, मान के चले इम्पीडेंस मैचिंग फैक्टर को हटा दीजिए। मान के चले क्या हो रहा है, इस तरीके परफोरेशन हो गया, मान के चले कोई परफोरेशन हो गया, एक कंडीशन लगा लिया परफोरेशन ऑफ, मतलब को कंडीशन क्या लगा दिया, बहुत ज़्यादा कॉमन है, मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा जो करूँगा। परफोरेशन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन हो गया तो क्या होगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का जब परफोरेशन होगा तो इस तरीके साउंड है, इस तरीके से जैसे एक तरीके हमारी ऑसिकल्स वाला सिस्टम था, मेलियस, फिर इनका से स्टेपीज वाला जो सिस्टम चल रहा था, जिसमें क्या है ओवल विंडो जुड़ी हुई है, मतलब ऊपर वाला डायग्राम द्वारा नीचे राउंड विंडो है। अब मान लीजिए परफोरेशन हो गया, इसी एरिया में परफोरेशन हो रखा, छेद हो रखा है, तो इसलिए यहाँ पे भी सेम टाइम पे इस पर जगह सेम टाइम पे टकराएगी साउंड, इस सेम टाइम पे टकराएगी तो क्या होगा, इस तरीके से नो क्या होगा, नो फेज डिफरेंस देखने में, नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस मतलब नो फ्लूइड मूवमेंट, यानी कि चलो अभी इधर से प्रेशर आ रहा है तो इधर पे नहीं, इसलिए तो यहीं पे यहाँ से यूँ फ्लूइड मूवमेंट करना, मान चले इधर से जोर लगा दिया था, इधर से भी जोर लगा दिया, ये चीज़ है ना, इधर से जोर लगा रहे थे उसको, इधर से जोर लगा दिया इस टाइम पे, तो फिर फ्लूइड की मूवमेंट हुई नहीं ना। फ्लूइड की मूवमेंट मतलब पानी में पिचकारी, मतलब इस तरीके पाइप में दोनों तरफ से एक जगह जोर लगाई तो फ्लूइड की मूवमेंट तो होगी नहीं, वो फ्लूइड को कंप्रेस तो करेगा नहीं, तो ये चीज़ है। तो फ्लूइड की मूवमेंट हो गया, नो फेज डिफरेंस, तो उससे क्या होगा, नो फ्लूइड मूवमेंट होगा। तो फ्लूइड मूवमेंट होगा नहीं तो इसलिए क्या होगा, नो इम्पल्स क्रिएट होता है हमारा इस तरीके से हेयर सेल में, इसे इनके नो एक्साइटेशन कर देते हैं, एक्साइटेशन ऑफ हेयर सेल्स। इस तरीके से क्या होता है हमारा कोई भी इम्पल्स क्रिएट नहीं होता है, तो इससे क्या हो सकता है हमारा नो हियरिंग, कोई हियरिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण होता है, कान का पर्दा फट जाना भी कह दिया जाता है। कान का पर्दा फट जाने पे आपको से पूछ सकते हैं कि कुछ कान, जैसे मोस्ट टेक्निकल आंसर देना, कान का पर्दा फट जाने पे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं सुनाई नहीं देने के, लेकिन आपको मोस्ट टेक्निकल आंसर देना है जो कान का पर्दा फट जाने पर आदमी को सुनाई क्यों नहीं देता, तो इसमें आंसर ये जाएगा क्योंकि उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं बचता उसके बाद ये। अब हम बात करने वाले हैं ऑडिटरी पाथवे की। ऑडिटरी पाथवे का सिस्टम क्या काम होता है, ऑडिटरी पाथवे का, ऑडिटरी पाथवे के लिए निमोनिक याद रखो, मैं बता देता हूँ, ई कोलीमा, ये इंपॉर्टेंट निमोनिक है, याद रखें।
जिसको हम एक तरीके से जो डिवाइस आता है एक, जिसका नाम है एक तरीके से क्या है तरीके अम्बेरा, जो होता है एक तरीके से ब्रेन स्टेम एवोक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। उसमें एक तरीके से सारी सारी वेव्स जो होती हैं उनको दिखाया जाता है, तरीके उसमें सारे सिस्टम को चेक किया जाता है। इस तरीके से बच्चा होता है उसका हियरिंग वगैरह हो रखी नहीं हो रखी, हालांकि शुरुआती केस में ही इसलिए चेक नहीं करने लग जाता है। पहले इस तरीके ऑटो अकोस्टिक एमिशन से चेक करते हैं, फिर बात आती है इस तरीके से कन्फर्म करने के लिए बेरा को यूज़ करते हैं। तो ये सब इसके बारे में तो बातचीत के बारे में बात करेंगे। तो ये चीज़ है। तो इसमें स्टार्ट कहाँ से होता है सिस्टम हमारा, जैसे ई से ईयर्थ कैरियर, एट्थ कैरियर, सी से कॉकलियर न्यूक्लियस, ओ से इससे ओलिवेटरी न्यूक्लियस, सुपीरियर ओलिवेटरी कि इन्फीरियर ओलिवेटरी, ये जानना है सुपीरियर ओलिवेटरी। इससे एल से क्या होता है, एल से आप दिखा सकते हैं क्या है, लेटरल लेमिनिस्कस। ई से क्या होता है, ई इकोली में ई गलत लगा दे, इकोली ई से होता है इंफीरियर कॉलिकुलस। एम से क्या होगा, मीडियन जेनिकुलेट बॉडी। ए से क्या होगा, ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ये अब इससे अब चीज़ें काफ़ी पता लगा सकते हैं। उसमें ऑप्टिक वाला सिस्टम जो होता है उसमें कैसे काम करता है उसमें ज़्यादा लगाइए। तो उसमें क्या आ रहा था लास्ट में हमारा इस तरीके से, इस तरीके से उसमें सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, उसमें सिस्टम स्टार्ट हो रहा था हमारे ऑप्टिक नर्व से, ठीक है। न्यूक्लियस वगैरह कोई था नहीं उसमें, फिर वहाँ से सीधा पहुँच जा रहा था हमारे किसमें, लेटरल जेनिकुलेट गैंग्लिया में। ये तो इसमें ये ध्यान रखना, लेटरल जेनिकुलेट गैंग्लिया वहाँ होता है और यहाँ होता है क्या, मीडियल जेनिकुलेट गैंग्लिया। और जो हमारा होता है अचानक वाली हरकतें करने के लिए तेजी से मूवमेंट जो कराने का काम को कर रहा है हमारा सुपीरियर जेनिकुलेट, सुपीरियर कॉलिकुलस। ये सुपीरियर कॉलिकुलस और इन्फीरियर कॉलिकुलस किस में होते हैं, वैसे पार्ट में होते हैं, मिड ब्रेन में होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। और उसके अलावा मैंने जैसे ये चीज़ हमने पढ़ी थी मिड ब्रेन में, हमने उस समय उसके काम वगैरह पढ़े नहीं थे, ये बातें ही बात है। तो उसमें भी अब अनाटमी में भी कुछ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती, बस ये कि हम पढ़ते नहीं है उसको एक संगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका उपयोग आ ही जाता है ये। तो फिर इतने लेटरल जेनिकुलेट गैंग्लिया तक पहुंच रहा था वो हमारा, जहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे इतने ऑप्टिक रेडिएशन निकल रहे थे लास्ट में, ये चीज़ तो हो रहे थे। और वो ऑप्टिक रेडिएशन आ जाती है ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। तो इससे आप सिस्टम को याद रख सकते हैं प्रॉपर। लेटरल लेमिनिस्कस से जो मेन गलती होती है क्या होती है, वो इस तरीके से कोलियो में एल से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पकड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई यदि मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होगी आगे न्यूमोनिक में तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इसमें तो आ नहीं सकती, इसलिए आपको यहाँ पर लेटरल लेमिनिस्कस करना है। और जगह गलती ज़्यादातर मैंने होती हुई नहीं देखी ज़्यादातर ये केस में, तो ये चीज़ें उसे ओलिवेटरी न्यूक्लियस आप लिख के आ जाए वो भी काफ़ी है कि सुपीरियर कॉलिकुलस वगैरह में कन्फ्यूजन हो। ये है तो ये इस प्रकार हमारी निमोनिक कहती है हमारी किसकी, एक तरीके से इसकी। लास्ट में बात करके चलें इतनी वेस्टिबुलर सिस्टम, उसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं है चीज़ें बताने को, ज़्यादा चीज़ें मैं बता चुका हूँ सर। मैं वेस्टिबुलर सिस्टम में पढ़ाया था, उसमें क्या बताया था मैंने, इस तरीके से जो हमारा ये चीज़ ध्यान रखना, इस तरीके से उसमें जो हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी वाले जो साउंड होती है उनको ग्रहण करने का काम करती है हमारे एक तरीके बेसल मेम्ब्रेन। और एक तरीके से जो हाई फ्रिक्वेंसी मतलब इस तरीके से जो लो फ्रिक्वेंसी वाली होती है उनके लिए एपेक्स वाला टर्न काम करता है, और इस तरीके से जो हाई फ्रिक्वेंसी वाली होती है उसके लिए बेसल टर्न काम करता है। इस तरीके से ये चीज़ ध्यान रखना, हिसाब लगाना भी है थोड़ा सा। और उसके अलावा इसमें भी दो प्रकार की नर्व होती है, जैसे सुपीरियर वेस्टिबुलर और इन्फीरियर वेस्टिबुलर पढ़ी थी हमने। इन्फीरियर ऑडिटरी कैनाल में बताया था शायद, फिर दोबारा मेंशन कर देता हूँ, मैं शायद 4 या 5 बार मेंशन कर चुका हूँ इसमें। वो ये थी इंटरनल ओकस्टिक मीटस, इसमें क्या होता है, बिल्स बार होता है। यहाँ पे फेशियल नर्व होती है हमारी, फेशियल नर्व कम के संख्या आती है, नर्वस इंटरमीडियट्स आती है तो मसल वगैरह वाले रीजन को इसे कान में सप्लाई करने वाली। और उसके अलावा क्या रहती है,
इधर की साइड ही रहती थी हमारी वेसल से रहती थी, इधर ही से, हाँ मतलब जाने का, इधर की साइड क्या रहती है हमारी कोक्लियर नर्व, और ऊपर और नीचे क्या रहती है हमारी वेस्टिबुलर नर्व। तो ऊपर बात करें तो सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व रहेगी वहाँ पे, और इन्फीरियर साइड में बात करें तो इन्फीरियर वेस्टिबुलर नर्व रहेगी, ठीक है। क्या रहेगा, सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व, और यहाँ पे क्या होती है इन्फीरियर वेस्टिबुलर नर्व। ये अब इससे अब से ज़्यादा मैं नहीं समझाऊंगा, इससे ज़्यादा वो नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये क्या था, इन्फीरियर ऑडिटरी मीटस हो गया। ये क्या होता है, सी मैंने उस समय मैं करा नहीं करा, मुझे याद रही है, कोक्लियर नर्व होता है ये, कोक्लियर नर्व ये। तो वेस्टिबुलर सिस्टम में आते चले तो क्या चीज़ याद रखनी बड़ी ज़रूरत है, ये तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो टर्न होती है, टर्न में भी जो बेसल टर्न होता है, इस तरीके से उसकी साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, इस तरीके से तो वो छोटे मोटे इस तरीके से जो वही बेस से होते हैं उनको पकड़ा जाता है, इसलिए हाई फ्रिक्वेंसी यानी कि हाई एनर्जी को ग्रहण कर सकता है। और जो हमारा एक तरीके से क्या होता है, हमारा जो एपेक्स होता है वो किसके लिए रहता है, लो फ्रिक्वेंसी के लिए, ये चीज़ है। तो ये तेरे बेसल टर्न जो होता है वो हमारे किसके लिए होता है, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। और जो हमारा क्या होता है बेसल टर्न के अलावा जो एपेक्स होता है वो किसके लिए होता है, हमारा लो फ्रिक्वेंसी के लिए। ये चीज़ हो गई। और इसमें जो सिस्टम सबसे बड़ी चीज़ याद रखनी है, वो याद रखनी है हमारी एक तरह को सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व से कौन कौन सा सिस्टम काम करता है। सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व में जैसे मैंने आपको मैंने बताए थे, वेस्टिब्यूल में बताए थे मैंने, यूट्रिकल होता है, सैक्यूल होता है, ये बताई थी। और उसके अलावा जो बास्तिका जुड़ी रहती है हमारी, तो कोक्लिया तो सिस्टम तो अलग ही आ गया, उसके अलावा जो चीज़ रहती है हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल जुड़ी रहती है। ये चीज़ याद रखनी है, जो यूट्रिकल है वो जुड़ा रहता है हमारे सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व से, ये जो किस में काम करता है, हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में काम करता है। तो यूट्रिकल जुड़ा रहता है, किस में काम करता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में काम करता है, ये सब मैं मेंशन कर देता है। यूट्रिकल के अलावा जो स्ट्रक्चर जुड़ी रहती है वो कहते हैं सुपीरियर कैनाल, और उसके अलावा लेटरल कैनाल। इससे इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व से कौन सा प्ले होते हैं, तो बच्चे को जो सैक्यूल, और उसके अलावा क्या है हमारा पोस्टीरियर कैनाल। तो ये प्रकार का हमारा सिंपल सिस्टम चलता है ये। तो इसमें बात करें फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन भी काम करती हैं, जो हमारा जो इस तरीके से कहाँ से निकलते हैं, तेरे वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स से निकलेंगी ये। तो इसमें कौन सी फर्स्ट ऑर्डर कौन सी होती है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर वो आती है हमारी, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ तक पहुँचती है, हमारी स्पार्कस गैंग्लियन तक। तो ये स्कार्पस गैंग्लियन तक इससे निकलती है, और स्कार्पस गैंग्लियन के बाद से निकलती है हमारी किससे, वेस्टिबुलर नर्व। ये वेस्टिबुलर नर्व इससे आप आगे चल के सब पहचान सकते हैं। एक तो बस एस्ट्रोपाथ में याद रखना, जब मैं उससे मेंशन करा नहीं करा, ये इसलिए मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ चीज़ों का सारे। तो वो अच्छे हमारे मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस में क्या कहता है, इस तरीके से आई जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करता है। आई मूवमेंट जो होती है मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल में कहते हैं फोर्थ, और उसके बाद थर्ड, और क्या कहते हैं सिक्स्थ क्रेनियल नर्व से जुड़ जाता है, जिसका आई मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है। उसके अलावा क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड में हमने पता कर लेते थे वेस्टिबुलर स्पाइनल नर्व, वेस्टिबुलर स्पाइनल नर्व के जो एक तरीके से क्या कहते हैं रिफ्लेक्स कंट्रोल करने का काम करती है। जो क्या करती है तरीके से ये ध्यान रखना, एंटी ग्रेविटी मसल पे काम करती है, एंटी ग्रेविटी मसल्स पे काम करती है एक तरीके से, और रिफ्लेक्स वगैरह जो होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है, इस पर चर्चा करी थी। और तीसरा पाथवे क्या रहता है हमारा, बहुत में चर्चा करी थी सेरिबेलम में। सेरिबेलम से होता है, क्योंकि इधर वेस्टिबुलर सिस्टम जो होता है उसको अपना काम दिखाने तो दो तरीके होते हैं, तो वो सीधे हमारा सिस्टम बता सकता है, या फिर सेरिबेलम की सहायता से भी काम कर सकता है। चर्चा मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ, बहुत लंबे लंबे लेक्चर लिए इस पर, इसलिए बार बार उसको बस मेंशन करने में मतलब नहीं है। मेन जो उसका लेक्चर था वो एक तरीके से हियरिंग का था, उसमें भी आप कंसिडर कर सकते हैं, टॉपिक हेडिंग हियरिंग ही रहेगी इसके बारे में, ये चीज़ है।